हेलो एवरीबॉडी एंड अ वेरी कॉर्डियल वेलकम टू आवर चैनल इंडियन स्टडी हब। सो आज हम लोग हमारा नेक्स्ट कॉन्टिनेंट करने जा रहे हैं जो कि है यूरोप। इससे पहले हम बाकी जो कॉन्टिनेंट्स हैं एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशिनिया, ये सारे कर चुके हैं। ओशिनिया के अंदर मैंने भी आपको डिटेल में बताया था कि ऑस्ट्रेलिया आइलैंड, न्यूजीलैंड और बाकी के सारे आइलैंड्स वगैरह सब कुछ डिटेल में हमने पढ़ा था। तो इन केस अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं और अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर साइड बाय साइड कर सकते हैं, क्योंकि पूरी डिटेल में हमारी वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं। तो आज हमारा कॉन्टिनेंट है यूरोप, जो कि हम करेंगे एटलस के मैप्स के थ्रू। जो मैंने आज पिक्स लिए हैं और ये वाले लिए हैं, जिनके थ्रू मैंने मार्क भी बहुत अच्छे से किया हुआ है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कि किस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही कॉम्पैक्ट मैप होता है यूरोप का। और कंट्रीज़ काफ़ी क्लोजली पैक्ड होती हैं, तो इसी वजह से मार्क कर दिया है। और जो हमारा एटलस का मैप है उसमें काफ़ी अच्छे से गिवन है। तो आज इसी से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूरोप के मैप के। एक बार रीजन जान लेते हैं कि कौन सी वाटर बॉडीज़ कहाँ पे लाई करती है। सबसे पहले तो देखिए, ये है हमारा पूरा जो भी आप कलर्ड रीजन देख रहे हैं, जितना भी यहाँ से पोर्तुगल से लेके ये पूरा, यहाँ से रशिया ऊपर, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, यहाँ पे ये आइसलैंड, ये पूरा हमारा यूरोप का रीजन है। ये यूरोप हमारा पूरा, ठीक है। नीचे हमारा अफ्रीका हो जाता है, ईस्टर्न में हमारा एशिया हो जाता है। तो ठीक है, सबसे पहले वाटर बॉडीज से देख लेते हैं कौन कौन सी वाटर बॉडीज डिवाइड करती हैं यूरोप को, सराउंड करती है। तो अगर हम नॉर्थ की बात करें, आपको जब भी मैं लोकेट करूँगा अपने पॉइंटर के थ्रू ही करूँगा, इसके थ्रू आपको क्लैरिटी हो जाएगी कहाँ पे मैं एग्जैक्टली पॉइंट आउट कर रहा हूँ। तो आपको हमेशा मेरे इस पॉइंटर के थ्रू इस पॉइंटर पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे नॉर्थ में, यूरोप के नॉर्थ में यानी कि ऊपर कौन सा ओशन लाई करता है। वो होता है हमारा आर्टिक ओशन। जो यहाँ पे ऊपर ओशन है, ये कौन सा हमारा आर्टिक ओशन है, ठीक है। अगर मैं इसकी वेस्ट साइड की बात करूँ तो यहाँ पे हमारा कौन सा पड़ जाता है, अटलांटिक ओशन, जो कि स्पेसिफिकली नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन। नीचे अफ्रीका है, तो अफ्रीका के उधर साउथ अटलांटिक ओशन है। तो यहाँ पे वेस्ट में हमारा कौन सा हो गया, अटलांटिक ओशन। वेस्ट में अगर उधर जाएंगे तो कौन सा कॉन्टिनेंट आ जाएगा, नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके ईस्ट में अगर देखें, ये जो हमारा ये पूरा कॉन्टिनेंट यूरोप का, इसके ईस्ट में, तो यहाँ पे ईस्ट में क्या है हमारा, ईस्ट में एशिया कॉन्टिनेंट है। लेकिन अगर हम वाटर बॉडीज की बात करें तो यहाँ पे एक तो हमारा ब्लैक सी सेपरेट करता है यूरोप और एशिया को। यहाँ पे ब्लैक सी है। और माउंटेन्स की बात करें तो यहाँ पे उरल माउंटेन्स भी हैं, जो कि एशियन कॉन्टिनेंट में मैंने आपको बताई थी, उरल माउंटेन्स, ठीक है। URAL, उरल माउंटेन्स। उसके बाद अगर हम साउथ में देखें तो साउथ में कौन सा सी है हमारा, मेडिटेरियन सी है। ये देखो, ये रहा मेडिटेरियन सी, ठीक है। और नीचे हमारा अफ्रीका है। तो मेरा जो पर्पज़ है वो यही है स्पेसिफिकली, कि मैं आज ये वाला मैप स्पेसिफिकली यूज़ कर रहा हूँ एटलस का, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ गिवन है। और ऑलरेडी मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ऑलरेडी सारी मार्क कर दी है पेन से, तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। तो आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी इससे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ सबसे पहले जान लेते हैं कि यूरोप के बारे में। यूरोप क्या है। यूरोप, सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड में। सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा था, हमारा ओशिनिया था, जिसमें हमारा हमने पढ़ा था अलग से ऑस्ट्रेलिया है, अलग से न्यूजीलैंड है। तो सबसे स्मॉलेस्ट अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया वाला। और सेकंड स्मॉलेस्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा यूरोप हो जाएगा। इसके बाद ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर एक भी डेजर्ट नहीं है। जैसे कि हर कॉन्टिनेंट के अंदर हमने पढ़ा है कि डेजर्ट कौन कौन से होते हैं, अलग अलग डेजर्ट्स होते हैं। जैसे लास्ट हमने ओशिनिया किया था, उसमें डेजर्ट्स पड़े थे, 3 इम्पॉर्टेंट थे। और बाकी के 2 भी बताए थे, 5-6 उसमें डेजर्ट्स थे। एशिया में भी हैं, सारे कॉन्टिनेंट्स में। बस एक यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई भी डेजर्ट नहीं है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले रिवर्स के थ्रू, कि यूरोप के सबसे पहले रिवर्स के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी रिवर है। तो सबसे पहले मैं आपको मैप के थ्रू ही समझाऊंगा कि कौन सी रिवर कहाँ से पास करती है। हमारे पास फिजिकल मैप भी है, फिजिकल मैप के थ्रू भी आपको डिटेल में बताऊंगा। और पॉलिटिकल मैप में भी रिवर्स गिवन है, ये भी मैंने मार्क कर लिया ऑलरेडी। तो सबसे पहली जो रिवर है वो हम पढ़ेंगे राइन रिवर, RHINE, राइन रिवर। अब राइन रिवर कहाँ पे लाई करती है, फ्रांस से स्टार्ट होती है। अब ये रहा हमारा फ्रांस, ये देखो मेरा पॉइंटर जहाँ पे, ये है हमारी फ्रांस कंट्री यूरोप के अंदर। और फ्रांस और जर्मनी के अंदर बेसिकली ये रिवर पाई जाती है। अगर मैं मैप में आपको दिखाऊं तो ये देखो, राइन रिवर की अगर हम बात करें तो राइन रिवर हमारी ये रही, फ्रांस और जर्मनी सिटी
जो कंट्रीज़ हैं, सॉरी, दोनों दोनों कंट्रीज़ की नेचुरल बाउंड्री बनाती है, और ये रही बीच में राइन रिवर। अब देखो पॉइंटर के जस्ट ऊपर राइन लिखा हुआ है, राइन रिवर यहाँ पे है, और ये फ्रांस और जर्मनी की एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है, बीच में से निकलती है। और ये आउटफ्लो कहाँ होती है? आउटफ्लो इन द सेंस जहाँ पे जाके ये ख़त्म हो जाती है, बह जाती है, या फिर बड़े ओशन में जाके मिक्स हो जाती है, ठीक है, वो होती है हमारी नॉर्थ सी में। अब ये रहा हमारा नॉर्थ सी ऊपर, ठीक है। जैसे यहाँ से फ्रांस, जर्मनी और फिर ऊपर नीदरलैंड से, यहाँ पे नीदरलैंड से होती हुई ये नॉर्थ सी में जाके आउटफ्लो हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, कि जर्मनी के अंदर ये ब्लैक फॉरेस्ट के थ्रू भी पास होती है। अब जर्मनी के अंदर एक ब्लैक फॉरेस्ट है। ब्लैक फॉरेस्ट एक्चुअली एक फॉरेस्ट नहीं है, एक माउंटेन है। एक माउंटेन का नाम दिया हुआ है ब्लैक फॉरेस्ट। अब ब्लैक फॉरेस्ट से ये रिवर, जो राइन रिवर है, ये पास करती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो कि कहाँ पर है? जर्मनी के अंदर है, ठीक है, जर्मनी के अंदर है। उसके बाद इस जो ये रिवर है, राइन रिवर, ये रॉटरडैम सिटी, जैसे नीदरलैंड से मैंने बताया, जैसे कि रिवर फ्रांस से होती हुई फिर जर्मनी, फिर नीदरलैंड से होती हुई नॉर्थ सी में जाके आउटफ्लो हो जाती है। तो नीदरलैंड्स में जब ये आती है, तो नीदरलैंड्स में आते टाइम ये एक सिटी से पास होती है, और इसके बैंक पे पड़ती है वो सिटी, जिस सिटी का नाम है रॉटरडैम सिटी। रॉटरडैम, मैं स्पेल आउट कर देता हूँ, ROTTER, रॉटरडैम, DAM, ये एक ही वर्ड है, रॉटरडैम। तो रॉटरडैम सिटी से ये पास होती है, और इसके बैंक पे पड़ता है ये, यानी कि किनारे पे पड़ता है। कहाँ पे? नीदरलैंड कंट्री में, ठीक है। ये रही हमारी नीदरलैंड कंट्री, नॉर्थ सी के जस्ट बिलो। तो ये रॉटरडैम सिटी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये आप स्टार बना के लिख सकते हो कि इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज ये लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग पोर्ट है पूरे वर्ल्ड में, जहाँ से सबसे ज़्यादा शिप पूरे वर्ल्ड में बनाए जाते हैं। वो है कहाँ पर? हमारे रॉटरडैम सिटी, जो कि कहाँ है? हमारे नीदरलैंड सिटी के अंदर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग की जो बनाई जाते हैं, तो अगर हम ऐसी जगह की बात करें जहाँ पे सबसे ज़्यादा शिपों को तोड़ा जाता है, तो वो भी जगह को देख लेते हैं। वो कौन सी जगह है हमारी? वो है हमारी इंडिया की। इंडिया के अंदर गुजरात के अंदर है एक सिटी, जिसका एक जगह जिसका नाम है, एक पोर्ट है जिसका नाम है अलंग पोर्ट, ALANG, अलंग पोर्ट। तो अलंग पोर्ट हमारे गुजरात, इंडिया के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा शिप्स को तोड़ा जाता है, ठीक है। तो वो लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग पोर्ट बोल दिया गया है अलंग पोर्ट को, ठीक है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, जहाँ पे सबसे ज़्यादा शिप बिल्डिंग की बात करें, जहाँ पे बनते हैं, तो वो कौन सी है? हमारी रॉटरडैम सिटी, ठीक है। उसके बाद अगर नीदरलैंड्स की बात करें, तो नीदरलैंड के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, कि नीदरलैंड को पहले जो ओल्ड नेम था वो क्या था? हॉलैंड था, HOLLAND। हॉलैंड, नीदरलैंड्स को पहले हॉलैंड बोला जाता था, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप नोट डाउन इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिवर पे आ जाते हैं, जो कि हमारी है रॉन रिवर। रॉन रिवर कहाँ पे? हमारी फ्रांस के अंदर। ये देखो, ये रही मेरे पॉइंटर के जस्ट ऊपर, मैंने सर्कल भी किया हुआ है मैप के अंदर, रॉन रिवर, ठीक है। रॉन रिवर कहाँ पे आउटफ्लो करती है? आउटफ्लो मैंने अगर आपको नहीं पता है तो आउटफ्लो मैंने इस पर भी बताया कि जो भी जाके जहाँ पे ओशन या किसी सी के अंदर जाके मिक्स हो जाती है, उसको बोलते हैं आउटफ्लो, ठीक है। तो रोन रिवर है जो RHONE, वो कहाँ पे आउटफ्लो करती है? वो गल्फ ऑफ लायन में करती है। अब ये देखो, ये रहा गल्फ ऑफ लायन, ये भी मैंने मार्क किया हुआ है, एनसर्कल किया हुआ है, गल्फ ऑफ लायन। अब इस जगह को बोला जाता है गल्फ ऑफ लायन, ठीक है, लाइन्स। अब ये रॉन रिवर यहाँ पे आती है, और यहाँ पे आके आके आउटफ्लो कर जाती है। उसके बाद यहाँ पे इस रिवर के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, कि इस रिवर के बैंक पे सिचुएट करती है, और यहाँ पे लाई करती है एक सिटी जिसका नाम है लियोन सिटी, LYON। बिल्कुल यहाँ पे इसके बैंक पे यहाँ पे एक लाई करती है लियोन सिटी, LYON, लियोन सिटी। अब वो लियोन सिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वहाँ पर हेडक्वार्टर है किस चीज़ का? इंटरपोल का। अब इंटरपोल क्या होता है? एक इंटरनेशनल पुलिस होती है। इंटरनेशनल पुलिस क्या? जो जैसे फॉरेन कंट्री से कोई केस चल रहा है, या कोई फॉरेन क्रिमिनल है, फॉरेन में भाग गया, या फिर कुछ इंटरनेशनल केस हुआ, जो कि इंटरपोल है वो लुकआउट करती है। और जैसे कि आपने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा कि इंटरपोल की बारे में बताते हैं, जैसे जैकी चैन की बहुत सारी मूवीज़ में बताते हैं कि इंटरपोल पुलिस वगैरह होती है, ये सब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रोन रिवर के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट रिवर के आप ऊपर आ जाते हैं, जो कि है हमारी दनुबे रिवर। इसकी लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे आती है। ये देखो, यहाँ पर भी है, और ये यहाँ से भी स्टार्ट होती है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। देखो,
ये सबसे पहले तो यूरोप की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर मानी जाती है दानुबे रिवर, DANUBE, ठीक है, दानुबे रिवर। और आउटफ्लो कहाँ करती है, ये ब्लैक सी के अंदर करती है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये बहुत सारी कंट्री से पास होती है। अब देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जर्मनी से ऑलमोस्ट, और यहाँ से ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुदापेस्ट, रोमानिया, बुल्गारिया और ब्लैक सी होते हुए ऐसे बहुत सारी कंट्री से पास होती है, ठीक है। इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। दूसरा इसका ये रीज़न है कि यूरोप की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, इसीलिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देख रहे हो आपको काफ़ी यहाँ से कितनी सारी कंट्री से गुजर रही है, तो ये सेकेंड लॉन्गेस्ट है। लॉन्गेस्ट की भी बात करेंगे आगे हम, ये हमारी सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर। तीसरा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जब रिवर पास होती है, जिन जिन कंट्री से पास होती है, तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ की कैपिटल सिटी से भी पास होती है। अब कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिसकी कैपिटल से पास होती है, सबसे पहले है हमारी बुल्गारिया। बुल्गारिया की कंट्री है जिसकी कैपिटल हमारी सोफिया। अब मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ सबसे पहले, ये देखो, ये रही हमारी कंट्री बुल्गारिया, और बुल्गारिया कैपिटल है हमारी, बुल्गारिया की कैपिटल है सोफिया, SOFIA। अब इस कैपिटल से भी मतलब यानी सोफिया से भी पास होती है दानुबे रिवर। उसके बाद हम सर्बिया की बात करें, जस्ट इसके लेफ्ट हैंड साइड पे, एक सेकेंड, ये रही हमारी सर्बिया रिवर, और सर्बिया कंट्री, आई एम सॉरी, सर्बिया कंट्री, इसकी जो कैपिटल है बेलग्रेड, यहाँ से भी पास होती है। अब नेक्स्ट जो कंट्री है वो क्रोएशिया। अब क्रोएशिया कंट्री है, ये देखो ये रही, ये बिल्कुल मेरा जो पॉइंटर है इसके जस्ट ऊपर देखो लिखा हुआ है क्रोएशिया। अब क्रोएशिया कंट्री देखो कैसी शेप है इसमें। अब यहाँ पे इसकी कैपिटल है ज़ाग्रेब, ज़ाग्रेब इसकी कैपिटल है। अब इससे भी दानुबे रिवर पास होती है, ठीक है। उसके बाद हमारी ऑस्ट्रिया, जस्ट इसके ऊपर ये देखो ऑस्ट्रिया कंट्री है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। अब वियना देखो VIENA, वियना से भी पास होती है ये। उसके बाद हमारी बुदापेस्ट है, बुदापेस्ट की भी लोकेशन मैं बता देता हूँ, ये लिखा हुआ BUDAPEST, बुदापेस्ट। अब बुदापेस्ट की कैपिटल से भी पास होती है, जिसकी कैपिटल है हंगरी, ठीक है, इसकी कैपिटल है हंगरी। नेक्स्ट हमारी जो कैपिटल है वो है हमारी हंगरी कंट्री की, हंगरी कंट्री की कैपिटल है बुदापेस्ट। अब बुदापेस्ट से भी पास होती है, देखो बिल्कुल मेरे पॉइंटर के ऊपर लिखा हुआ है बुदापेस्ट और नीचे लिखा हुआ है हंगरी। तो यहाँ से भी हमारी दानुबे रिवर पास होती है। तो इसीलिए ये जो रिवर है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक तो काफ़ी सारी कंट्री से पास करती है, उसके बाद सेकेंड लॉन्गेस्ट है, उसके बाद कैपिटल जो सिटीज़ हैं कंट्रीज़ की उनसे पास होती है, ठीक है। इसके बाद दानुबे की बात पढ़ने के बाद हम आते हैं हमारी थर्ड रिवर के ऊपर, और सॉरी फोर्थ रिवर के ऊपर। सबसे पहले हमने फ्रांस में पढ़ी थी, फ्रांस से जो जा रही थी राइन, उसके बाद रोन, उसके बाद दानुबे रिवर, और फोर्थ अब हम पढ़ रहे हैं सीन रिवर, जो कि है फ्रांस के अंदर। अब इसकी स्पेलिंग है SEINE, ये देखो ये रही SEINE, SEINE, साइन। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन साइन ही बोलते हैं इसको, साइन रिवर, ठीक है, जो कि फ्रांस में है। और इसका आउटफ्लो कहाँ पे जाके बहती है, जस्ट इसके ऊपर फ्रांस से, ये देखो लिखा हुआ है इंग्लिश चैनल। अब इंग्लिश चैनल में जाके ये आउटफ्लो हो जाती है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि इस रिवर जो है, इस रिवर के बैंक पे कौन सी सिटी लाई करती है, वो है पेरिस की सिटी। ये जो है फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, ये देखो ये रही। अब यहाँ पे सीन रिवर यहाँ पे पास लाई करती है, यहीं से गुजरती है। उसके बाद इंग्लिश चैनल जो यहाँ पे आउटफ्लो करता है, इंग्लिश चैनल के भी आपको पता होना चाहिए कि यूके और फ्रांस को सेपरेट करता है, ठीक है। जैसे हमारे स्टेट होते हैं वैसे चैनल होते हैं। तो यूके यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को सेपरेट करता है, ठीक है। तो जब हम यूके की बात कर रहे हैं तो यूके के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि यूके की कन्फ्यूजन बहुत होती है कि इंग्लैंड कौन सा है, यूके कौन सा है, ग्रेट ब्रिटेन कौन सा है। तो इसके अंदर भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, तो ये भी मैं अभी क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। जब हम रिवर सारी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जब हम सिटीज़ के ऊपर आएंगे, तो सिटीज़ में जब हम लंदन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, तब मैं आपको इसके डिटेल में इसके बारे में आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और इसके बाद हम आते हैं अपनी फिफ्थ रिवर के ऊपर, जो हमारी पोलैंड के अंदर है, जिसका नाम है विस्तुला, VISTULA, विस्तुला रिवर, ठीक है। अब ये पोलैंड के अंदर है हमारी, और ये देखो ये रही मैंने मार्क पे की हुई विस्तुला। जस्ट इसकी कैपिटल जो वॉर्सो है उसके अबव वहीं पे लाई कर रही है विस्तुला रिवर। और हमारी ये रिवर जो विस्तुला है, ये कहाँ पे जाके आउटफ्लो होती है, ये होती है आउटफ्लो हमारी बाल्टिक सी में। अब जस्ट पोलैंड के ऊपर हमारा एक सी है जिसका नाम है बाल्टिक सी, ठीक है। अब इस सी के अंदर जाके ये जो विस्तुला रिवर है, ये हमारी मिक्स हो जाती है, आउटफ्लो हो जाती है, ठीक है।
उसके बाद अगर हम बाल्टिक सी की बात करें तो हमारे एक टर्म आता है जो कि हम बोलते हैं बाल्टिक नेशंस का। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि बाल्टिक सी से ही रिलेटेड वो भी बाल्टिक नेशन। अब बाल्टिक नेशन कौन कौन से हैं? तो बाल्टिक नेशन 3 कंट्रीज़ को बोला गया स्पेसिफिकली। अब वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? जस्ट पोलैंड के ऊपर वाली कंट्रीज़। अब ये देखो जो येलो वाला पार्ट है ये छोटा सा रशिया का ही पार्ट है। ये जो रशिया से अलग होता है, ये यूरोप के अंदर एक सेपरेट है पार्ट है, एक छोटा सा जो कि रशिया को बिलोंग करता है, येलो वाला। उसके ऊपर हमारी अलग से 3 कंट्रीज़ हैं जो कि एक एस्टोनिया, एक लाटविया और एक लिथुआनिया। अब ये 3 कंट्रीज़ को मिला करके हम तीनों को क्या बोलते हैं? बाल्टिक कंट्रीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो तीनों इन कंट्रीज़ की कैपिटल भी देख लेते हैं, कैपिटल्स क्या क्या है। एस्टोनिया जो सबसे ऊपर कंट्री है, इसकी हमारी कैपिटल है टैलिन, TALLINN, ठीक है। आई रिपीट, TALLIN, टैलिन। उसके बाद नीचे जो हमारी एस्टोनिया की कंट्री है वो है लटीविया, लटीविया की कैपिटल है रीगा, RIGA। उसके बाद लिथुनिया है कंट्री, लिथुनिया की कैपिटल है विल्नियस, VILNIUS, विल्नियस, ठीक है। अब ये हो गई हमारी 3 बाल्टिक नेशंस, ठीक है। उसके बाद जो कि हम पढ़ रहे थे, कैसे हम इस पे आए हैं, इन बाल्टिक कंट्रीज़ पे आए हैं, बाल्टिक सी के थ्रू आए हैं। और बाल्टिक सी के थ्रू क्यों आए हैं? क्योंकि हम पढ़ रहे थे विस्तुला रिवर के बारे में जो कि आउटफ्लो करती है बाल्टिक सी के अंदर। उसके बाद हम अपनी 6th रिवर के ऊपर आ रहे हैं जो कि इटली के अंदर है। यहाँ पे हमारा इटली है, देखो ये आ गया हमारा इटली। अब इटली के अंदर है हमारा टाइबर, टाइबर रिवर, TIBER, टाइबर रिवर, ठीक है। अब ये मैं आपको पॉलिटिकल फिजिकल मैप में दिखा देता हूँ टाइगर रिवर के बारे में, एक सेकेंड। ये देखो यहाँ पे था, ये हमारा पूरा जो आप देख रहे हैं सेपरेट एक नेशन बना हुआ, ये हमारा इटली है। और यहाँ पे देखो छोटा सा लिखा हुआ है टाइबर, TIBER, टाइबर रिवर। अब ये टाइबर रिवर है जो कि कहाँ पे लाई करती है, हमारी, एक सेकेंड, ये देखो ये रहा हमारा इटली, और इटली की कैपिटल है रोम, यहाँ पे छोटी सी रोम। अब रोम जो कैपिटल है वहाँ पे इसके लाई करती है हमारी टाइबर रिवर, ठीक है। और आउटफ्लो कहाँ करती है टाइबर रिवर हमारी? टेरेनियन सी के अंदर। अब टेरेनियन सी हमारा देखो ये रहा बिल्कुल बिल्कुल हमारे पॉइंटर के ऊपर, टेरेनियन सी। अब स्पेलिंग में स्पेल आउट कर देता हूँ, TYRRHRNIAN, टेरेनियन सी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी क्या करती है? टाइबर रिवर आउटफ्लो करती है। उसके बाद हम नेक्स्ट रिवर के ऊपर आ जाते हैं जो कि रशिया के ऊपर है। अब आपको पता ही है जो आधा हमारा पार्ट है ये रशिया का यूरोप में ही आता है, ये मैं स्टार्टिंग में बताया था। उसके बाद हमारी इसके अंदर एक रिवर है डॉन रिवर, ये देखो डॉन, DON, डॉन रिवर, जो कि आउटफ्लो करती है सी ऑफ एजोव में। देखो ये रही डॉन रिवर, यहाँ से बहती हुई सीधा सीधा एक ये छोटा सा सी है यूक्रेनियन और ब्लैक सी के जस्ट ऊपर और रशिया के बीचों बीच, सी ऑफ एजोव, AZOV, सी ऑफ एजोव। अब इसके अंदर आउटफ्लो कौन सी रिवर करती है? हमारी डॉन रिवर। उसके बाद हमारी रशिया के अंदर ही एक और रिवर है जिसका नाम है वोल्गा रिवर। अभी देखो ये रही हमारी वोल्गा रिवर। अब वोल्गा रिवर इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पूरे यूरोप की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर हमारी कौन सी है? वोल्गा रिवर। सेकेंड लॉन्गेस्ट मैंने आपको कौन सी बताया था? दनुबे रिवर, जो कि ये रही हमारी, और आउटफ्लो क्या करती थी वो ब्लैक सी के अंदर। और लॉन्गेस्ट हमारी रिवर कौन सी है? वोल्गा रिवर है पूरे यूरोप की, जो कि रशिया के अंदर है। और इसका आउटफ्लो कहाँ पे? कैस्पियन सी के अंदर है। देखो ये रहा कैस्पियन सी। कैस्पियन सी हमने कहाँ पढ़ा था? हमने जो हमने एशियन कॉन्टिनेंट किया था उसके अंदर हमने कैस्पियन सी के बारे में पढ़ा था। कौन कौन सी कंट्रीज से ये लाई करता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एशियन नहीं देखा तो प्लीज़ जाके वो देखें ज़रूर, ठीक है। वोल्गा रिवर हम पढ़ रहे थे, वोल्गा रिवर सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की। और इस वोल्गा रिवर के अंदर कौन से ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं हमारे यहाँ पे बीच में, जो कि हमारे होते हैं स्टेपीज ग्रासलैंड्स, STEPPES, स्टेपीज ग्रासलैंड्स, ठीक है। एक सेकेंड, ये देखो ये रहे हमारे स्टेपीज ग्रासलैंड, ये कैस्पियन सी है, यहाँ पे हमारी आउटफ्लो करती है वोल्गा रिवर, और ये रहे हमारे स्टेपीज ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स मैंने बताए थे खुले मैदान जो खेत होते हैं, जो हर कॉन्टिनेंट में बताता हूँ, ग्रासलैंड्स हम हर उसमें डिस्कस ही करते हैं। तो यूरोप के अंदर कौन से हैं? रशिया के अंदर है वोल्गा रिवर के पास कौन सा है? स्टेपीज ग्रासलैंड्स, ठीक है। तो ये हमारी हो गई सारे इंपॉर्टेंट रिवर्स पूरे यूरोप की। एक बार मैं आपको फिजिकल मैप पे भी शो कर देता हूँ सारी कौन कौन सी थी। सबसे पहले पढ़ी हमने रोम रिवर, राइन रिवर सॉरी, RHINE, जो कि ये रही, देखो RHINE आउटफ्लो करती थी नॉर्थ सी में। उसके बाद रोन रिवर, RHONE, बस आई और ओ का डिफरेंस है।
एक है RHINE जो कि नॉर्थ सी में आउटफ्लो करती है, और एक है रॉन रिवर RHONE जो कि गल्फ ऑफ लायंस में आउटफ्लो करती है। यहाँ पे देखो छोटी सी, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, लेकिन ये जो आप देख रहे हो ये है हमारी रॉन रिवर। उसके बाद हमने पढ़ी थी साइन रिवर भी पढ़ी थी, जो कि ये रही फ्रांस के अंदर ही थी, जो कि इंग्लिश चैनल में जाके आउटफ्लो हो जाती है। उसके बाद दनूबे रिवर पड़ी थी, जो कि ब्लैक सी में आउटफ्लो होती है, बहुत सारी कंट्री से पास होती है। उसके बाद विस्तुला रिवर पड़ी थी। उसके बाद हमने डॉन रिवर पढ़ी, और फिर हमने पढ़ी हमारी वोल्गा रिवर, ठीक है, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है। तो आई होप ये रिवर्स आपको कंप्लीट समझ में आ गई होगी। उसके बाद अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट माउंटेन्स ऑफ यूरोप। अब माउंटेन्स हम सारे किस पे करेंगे, हमारे फिजिकल मैप पे ही करेंगे, और साइड बाय साइड आपको लोकेशन दिखाने के लिए मैं बार बार आपको लोकेशन भी दिखा दूंगा कि कौन सी कंट्रीज़ के क्या क्या लोकेशन कहाँ कहाँ पे लाई कर रही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला माउंटेन है वो हमारा दी एल्प्स। एल्प्स माउंटेन देखो ये रहा। कंट्रीज़ में बता देता हूँ आपको पॉलिटिकल मैप में। हमारा एक तो फ्रांस, उसके बाद इटली, और उसके बाद स्विट्ज़रलैंड। ये देखो ये रहा बीच में, फ्रांस और इटली के बीच में छोटा सा ब्लू कलर में स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। अब इन तीनों कंट्रीज़ में कौन सा हमारा आता है, एक सेकेंड, एल्प्स माउंटेन। ये देखो ये रहा, ठीक है। तो एल्प्स माउंटेन कैसा माउंटेन है, सबसे पहले यंग फोल्ड माउंटेन है, जैसे कि हमारा हिमालयन है वैसे ही हमारा एल्प्स है, यंग फोल्ड माउंटेन, जिनकी हाइट धीरे धीरे बढ़ती रहती है बहुत स्लो पेस में। उसके बाद हमारा जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसकी हाईएस्ट पीक पता होनी चाहिए। जो हमारी एल्प्स की है वो हमारी मॉन्ट ब्लैंक। मॉन्ट ब्लैंक हमारी हाईएस्ट पीक है, जो कि कहाँ पे लाई करती है, फ्रांस कंट्री के अंदर लाई करती है, एल्प्स माउंटेन की। इसके रेंज की हाइट भी दी है 4808 मीटर्स, मॉन्ट ब्लैंक, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट माउंटेन रेंज पे, जो कि है हमारे पिरेनीज़। अब पिरेनीज़ देखो ये रही सबसे पहले लोकेशन, और ये कौन सी कंट्री में लाई करता है, ये करता है स्पेन और फ्रांस में। अब मैं दिखा देता हूँ सबसे पहले, एक सेकेंड। ये देखो ये रहा हमारा फ्रांस, ये रहा फ्रांस, और ये रहा स्पेन। अब पिरेनीज़ जो माउंटेनियस रेंज है ये क्या करती है, एक सेपरेट करती है फ्रांस और स्पेन को, एकदम सेंटर में लाई करती है, तो जो सेपरेट कर देती है फ्रांस और स्पेन को। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अब पिरेनीज़ जो माउंटेनियस रेंज है ये सेपरेट करती है आइबेरियन पेनिनसुला को। अब ये जो पूरा पार्ट देख रहे हैं, ये देखो ये वाला, ये जो पूरा पार्ट है ये पेनिनसुला है, जो कि इसको नाम दिया हुआ है आइबेरियन पेनिनसुला। अब ये पूरे पार्ट को सेपरेट करती है यूरोप से। अब ये पूरा यूरोप है, अब यूरोप को और ये पेनिनसुला को ज्वाइन कर रही है, या फिर बोल सकते हैं सेपरेट कर रही है कौन सा, ये हमारी माउंटेनियस रेंज ही कर रही है। अगर और आइबेरियन रेंज जो पेनिनसुला सॉरी, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट पेनिनसुला है, ठीक है। और ये मेनली किसके अंदर आती है, हमारी स्पेन और पोर्टुगल के अंदर आती है। मैं दिखा देता हूँ कौन से, ये देखो ये स्पेन और ये रहा हमारा पोर्टुगल, इसी के अंदर आती है ये, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारी थर्ड माउंटेनियस रेंज के ऊपर, जो कि है हमारी एपिनाइन माउंटेनियस रेंज। एपिनाइन देखो इटली के अंदर है। एक सेकेंड, मैं आपको इटली शो कर देता हूँ पॉलिटिकल मैप में। देखो ये रहा हमारा इटली, ये देखो ये रहा जहाँ पर हमने टाइबर रिवर पड़ी थी। ये देखो ये रही हमारी टाइबर रिवर इटली के अंदर, और जस्ट उसके ऊपर हमारे है एपेनाइन माउंटेनियस रेंज। अब माउंटेनियस रेंज है कहाँ पे, हमारा इटली में है, और कैसा है, ये भी हमारा यंग फोल्ड माउंटेन ही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट माउंटेनियस रेंज पे आ रहे हैं। अब इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हम फोर्थ माउंटेनियस रेंज पे आ रहे हैं, कॉकासस माउंटेनियस रेंज। अब ये कहाँ है, हमारी रशिया के अंदर है। अब ये देखो ये नहीं है, मैंने मार्क किया हुआ है कॉकासस माउंटेनियस रेंज। अब ये क्या है, ये भी हमारी यंग फोल्ड माउंटेन है, जिसकी हाइट धीरे धीरे बढ़ रही है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि ये ब्लैक सी और कैस्पियन सी को सेपरेट कर रहा है। ये देखो ये रहा ब्लैक सी और ये रहा कैस्पियन सी। अब इसको सेपरेट कौन सी माउंटेनियस रेंज कर रही है, कॉकासस माउंटेनियस रेंज। अब पूछ सकते हैं एग्जाम में आ जाता है कि कौन सी इन दो वाटर बॉडीज़ को, ब्लैक सी और कैस्पियन सी को सेपरेट कर रहा है, कौन सी माउंटेनियस रेंज है, वो ये वाली रेंज है, ठीक है। उसके बाद हाईएस्ट पीक की अगर हम बात करें पूरे यूरोप के अंदर, तो वो इसी के अंदर लाई करती है, कॉकासस माउंटेनियस रेंज के अंदर लाई करती है, जो कि है माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्ब्रस, एल्ब्रस की मैं स्पेलिंग बोल देता हूँ, ELBRUS, जो कि जस्ट इसके नीचे मार्क किया हूँ मैंने, जिसकी हाइट है 5642 मीटर्स।
ठीक है, माउंट एल्ब्रस ये रहा छोटी सी पीक है, ठीक है। उसके बाद हमारी फिफ्थ जो माउंटेनियस रेंज है उसके ऊपर आ जाते हैं, जो कि है हमारे स्कैंडिनेवियन माउंटेनियस रेंज। अब ये बिल्कुल ऊपर है हमारे जो नॉर्दर्न कंट्रीज़ हैं, ये देखो ये रहा, यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, ये सारी स्कैंडिनेवियन माउंटेनियस रेंज है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ये है 5 कंट्रीज़ के अंदर लाई करता है जो हमारी माउंटेन है स्कैंडिनेवियन। स्पेलिंग में एक बार रिपीट कर देता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आ रही, इसमें ऐसे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है SCANDANAVIAN, स्कैंडिनेवियन, SCANDINAVIAN, स्कैंडिनेवियन माउंटेनियस रेंज, ठीक है। सबसे पहले नॉर्थन यूरोप में आती है, ये तो हमें लोकेशन से पता ही चल गया है। उसके बाद 5 कंट्रीज़ में कौन कौन सी आती है ये हम डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल मैप के थ्रू। जो यहाँ पे स्कैंडिनेवियन हमारी माउंटेनियस रेंज, और कंट्रीज़ कौन कौन सी है, एक तो हमारी नॉर्वे होगी, एक स्वीडन होगी, एक है हमारी थर्ड फिनलैंड होगी, फोर्थ है हमारी है डेनमार्क, और फिफ्थ है हमारी है आइसलैंड, ठीक है। आई एम सॉरी। हाँ, तो जो आइसलैंड और ये डेनमार्क है, ये हमारी एक्सटेंशंस ही है स्कैंडिनेवियन माउंटेनियस रेंज की। जैसे कि मैंने बताया था हमारे हिमालयन के अंडमान आइलैंड्स जो है वो भी एक्सटेंशंस ही हमारे हिमालयन रेंज के। वैसे ही यहाँ पर हमारे ये मैंने एशियन में आपको बताया था, एशियन कॉन्टिनेंट जब हम कर रहे थे, तो वैसे ही आइसलैंड और डेनमार्क भी हमारे एक्सटेंशन है स्कैंडिनेवियन माउंटेन के, ठीक है, माउंटेनियस रेंज के। और उसके बाद अगर हम इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करें तो वो है कि इसके बारे में हमें थोड़ी कन्फ्यूजन भी होती है। जैसे जब हम ये पढ़ते हैं कि इन कंट्रीज़ के बारे में, 5 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है। और वो कन्फ्यूजन क्या होती है कि कुछ कंट्रीज़ को बोला जाता है यहाँ पे नॉर्डिक कंट्रीज़, और कुछ को बोला जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। अब ये कन्फ्यूजन यहाँ पे क्लियर मैं कर देता हूँ। अब देखो ये 5 कंट्रीज़ के बीच में ही कन्फ्यूजन रहती है। 5 कौन सी, यही 5, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। जब इन पाँचों को एक साथ हम काउंट करते हैं तो इन पाँचों को क्या बोलते हैं हम, नॉर्डिक कंट्रीज़ बोलते हैं, NORDIC, नॉर्डिक कंट्रीज़, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं सिर्फ इन 3 कंट्रीज़ की, जो कि नॉर्वे, फिनलैंड और ये स्वीडन, इन 3 कंट्रीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। एक्चुअली हम नहीं, जो वहाँ के लोग हैं वही अपने आप को रिकॉग्नाइज ऐसे करते हैं कि स्कैंडिनेवियन लोग हैं, वहाँ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं ये वाली, ठीक है। अगर आप किसी स्वीडन आदमी को जाके, सॉरी स्वीडन नहीं, किसी आइसलैंड या फिर डेनमार्क के आदमी को जाके बोलोगे कि स्कैंडिनेवियन आप कंट्री हो, उससे बिलोंग करते हो, तो वो ज़्यादा उसमें आपको लेक्चर देंगे आपको, और एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बोलेंगे कि हम नॉर्डिक कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो नॉर्डिक कंट्रीज़ में अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं। और ये तीनों अपने आप को दोनों ही मानते हैं, नॉर्डिक भी बोलते हैं, स्कैंडिनेवियन भी बोलते हैं। तो मोस्टली अगर हम बात करें तो अगर हम तीनों से सेपरेटली जाके पूछें तो यहाँ पे बोलेंगे कि हम स्कैंडिनेवियन कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। यहाँ के लोग ऐसा बोलते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ भी जान लेते हैं इन तीनों के बारे में, जैसे कि जो हमारे फिनलैंड है, ये वैसे तीनों कंट्रीज़ क्या नाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ये शायद मैंने आपको बताया भी है कि कौन सी उसमें आपको नोबल पीस प्राइज़ वगैरह मिलते हैं, और नोबल प्राइजेस बाकी सारे लिटरेचर में कौन कौन से कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, ये भी आई गेस मैंने डिस्कस किया हुआ है। नहीं किया तो मैं शायद आपके साथ हिस्ट्री में डिस्कस करूँगा या फिर इकोनॉमिक्स में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले फिनलैंड की बात कर लेते हैं, जो कि हमारे ये वाली कंट्री है। फिनलैंड की इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसको यहाँ पे बहुत सारे लेक्स पाए जाते हैं, और देखो देखो छोटे छोटे बहुत सारे लेक्स हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 लेक्स भी बोला जाता है, लैंड ऑफ 1000 लेक्स। उसके बाद अगर हम बात करें कोस्टल एरियाज़ की, तो कोस्टल एरिया अंडर द कोस्ट, जो कोस्ट के अंदर जैसे कोस्ट वगैरह है, जैसे आप किनारे देख रहे हैं, तो जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं आर कॉल्ड फियॉर्ड्स। अब आप देख रहे हैं जो ये मेनली तो सारे जितने भी कोस्टल एरिया ये नॉर्वे के ही हैं। अब जो आप देख रहे हैं बहुत अलग अलग शेप है जिनकी, और बहुत सारे कोस्टल एरियाज हैं, और ये सारे नॉर्वे की हैं। तो मेनली जितने भी कोस्टल एरियाज हैं इन सबको क्या बोलते हैं, फियॉर्ड्स। स्पेलिंग में बोल देता हूँ, स्पेल आउट कर देता हूँ, FIORDS, फियॉर्ड्स। अब इनको कोस्टल एरियाज को क्या बोला जाता है, नॉर्वे के फियॉर्ड्स, ठीक है। उसके बाद फिनलैंड का एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे याद आया कि फिनलैंड के अंदर ही हमारी कौन सी कंपनी है, हमारी एक फ़ोन कंपनी है नोकिया। नोकिया हमारी कहाँ की कंपनी है, हमारी फिनलैंड की ही कंपनी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नॉर्वे पे आए तो नॉर्वे को क्या बोला जाता है,
नॉर्वे को बोला जाता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन। लैंड ऑफ मिडनाइट सन क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे आधी रात को भी आपको सन दिखाई दे जाएगा, मेनली इन समर्स। समर्स में यहाँ पे मोस्टली आपको पूरा दिन सन निकला रहता है और काफ़ी टाइम तक ही रहता है। तो लाइट बहुत, जब अंधेरा होता है, रात होती है, वहाँ पे बहुत कम टाइम मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे लोग मैनेज कैसे करते हैं? लोगों ने अपने घर के अंदर ऐसा सिस्टम लगाया होता है कि पूरा आपका एटमॉस्फेयर बन जाता है जब आपका स्लीपिंग टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ का किसी एक सेपरेट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, कि ऐसा कैसा फिनोमिनन कि यहाँ का रात को भी, मिडनाइट को भी ऐसा सन आपको दिखाई देता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं डेनमार्क के ऊपर। डेनमार्क हमारी, जब हम जितनी भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, इसके अंदर सबसे छोटी कंट्री हमारी कौन सी है? डेनमार्क, ठीक है। उसके बाद हम अगर नॉर्थ मोस्ट कैपिटल सिटी की बात करें, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड की, ये सिर्फ यूरोप की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे नॉर्थ में कोई कंट्री की कैपिटल है तो वो कौन सी है? हमारी हमारी आइसलैंड की कैपिटल है। तो देखो ये हमारा आइसलैंड, और इसकी कैपिटल है रिकजाविक, RAYKJAVIC, रिकजाविक, ये इसकी कैपिटल है आइसलैंड की, ठीक है। उसके बाद स्वीडन पे भी आ जाते हैं। स्वीडन इंपॉर्टेंट क्यों है? स्वीडन में क्या है, एक ये पहली कंट्री है, ये फर्स्ट कंट्री पूरे वर्ल्ड के अंदर जिसने ऑम्बर्ड्समैन का जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया था। हमारी कंट्री में लोकपाल बोलते हैं इसको, जो कि वो एंटी करप्शन के अगेंस्ट फाइट वगैरह करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो ये जो कंसेप्ट हमने लिया था ये, और जो इंट्रोड्यूस किया था पूरे वर्ल्ड में, ये कहाँ से आया था? हमारे स्वीडन कंट्री से आया था, ठीक है। और इसको लोकपाल बोलते हैं, या फिर डिफेंडर ऑफ पीपल बोलते हैं, या फिर पीपल्स फ्रेंड भी बोलते हैं। और करंटली हमारा जो आज के टाइम पे जो हमारा लोकपाल है वो कौन है? पिनाकी चंद्रा घोष, ये हमारे ओम्बड्समैन है, ठीक है। ये रही हमारी स्वीडन कंट्री, जिसकी कैपिटल है स्टॉकहोल्म, ठीक है। उसके बाद ये सारी कंप्लीट करने के बाद अब हम आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट सिटीज़। यूरोप की जितने भी सिटीज़ हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे अभी। माउंटेन्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, रिवर्स कर लिए, अब आ जाते हैं यूरोप के इम्पॉर्टेंट सिटीज़ के ऊपर। डेजर्ट अभी इसमें कोई है नहीं, लेक्स वगैरह भी कोई है नहीं इम्पॉर्टेंट। तो अब आ जाते हैं, लेक्स वगैरह भी है ही नहीं, तो अब आ जाते हैं हम इम्पॉर्टेंट सिटीज़ के ऊपर, ठीक है। सबसे पहली जो हम सिटीज़ डिस्कस करेंगे सबसे पहले लंदन ही करेंगे। और जो आपको कन्फ्यूजन थी, जो हम बता रहा था यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड की, वो भी मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले लंदन के बारे में जानते हैं। लंदन क्या है? यूनाइटेड किंगडम। तो देखो ये पूरा यूनाइटेड किंगडम है, इसकी कैपिटल है लंदन, ये रही। अब लंदन इसकी कैपिटल है, और जो कि कहाँ पे लाई करती है? थेम्स रिवर। अब यहाँ पे एक रिवर है थेम्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जिससे थेम्स है, आपने इंग्लिश में एक ईडियम भी पढ़ा होगा, सेट फायर ऑन थेम्स, ठीक है, जो कि यानी कि जो कोई इम्पॉसिबल टास्क होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है। तो थेम्स रिवर का नाम है, जो कि कहाँ पे? लंदन के पास होती है, और लंदन हमारी यहाँ पे सिटी है ये, और जो कि कैपिटल है यूनाइटेड किंगडम की। उसके बाद अगर हम जाते हैं इस सिटी के ऊपर, तो सिटी में इम्पोर्टेंट क्या है कि इस सिटी के अंदर एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेड क्वार्टर है। अब ये एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है लंदन के अंदर जो कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, ना कि सिर्फ यहाँ के, पूरे वर्ल्ड के। एक प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, जो लॉज वगैरह निकालते हैं कि ह्यूमन राइट्स के क्या लॉज होने चाहिए, क्या बेसिक लॉज होने चाहिए, जो आप उसको ठेस नहीं पहुंचा सकते या किसी को हरास नहीं कर सकते, तो वो यही डिसाइड करते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हमारे लंदन के अंदर है, ठीक है। अब आ जाते हैं यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इंग्लैंड के बारे में। अब इंग्लैंड एक सेपरेट कंट्री है। अब देखो यहाँ पे एक छोटे से, जो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक कंट्री हमारी, जो बोला जाता है इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर ही हमारी आती है लंदन, ठीक है। अब जब हम चार कंट्रीज़ को मिला देते हैं, कौन कौन सी? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड। अब आयरलैंड के भी दो पार्ट हैं, एक तो नीचे वाला आइलैंड, मेन आइलैंड, और एक ऊपर वाला पार्ट डिवाइडेड है जिसको बोला जाता है, एक सेकंड समझा रहे, ऊपर वाला पार्ट है जिसको बोला जाता है नॉर्थ आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड, ठीक है। अब नॉर्थ आयरलैंड, उसके बाद इंग्लैंड, उसके बाद स्कॉटलैंड और वेल्स। अब स्कॉटलैंड और वेल्स भी ऊपर, ये वाले हिस्से हैं हमारे, स्कॉटलैंड और वेल्स। अब इन चारों को मिलकर बोला जाता है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। इसमें अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, तो बस आपको इस पूरे में से सिर्फ ये जो मेन आयरलैंड है इसको आप एक्सक्लूड कर दो, तो जो बची कंट्रीज़
वो सारी किसको बोलेंगे हम, यूनाइटेड किंगडम को बोलेंगे। यूनाइटेड किंगडम के अंदर दो अलग से कंट्री आते हैं, स्कॉटलैंड और वेल्स भी ऊपर, ठीक है। तो बस यहाँ पे मेन आइलैंड को एक्सक्लूड कर दो, जो बाकी सारी बची आप इस इन सारी कंट्रीज़ को मिला करके क्या बोलेंगे, यूनाइटेड किंगडम। ये होती है हमारी टोटल 4 कंट्रीज़। तो अगर ये यूनाइटेड किंगडम है तो ग्रेट ब्रिटेन कौन सा है? अब ग्रेट ब्रिटेन के अंदर से बस आप ये ऊपर वाला आयरलैंड हटा दो, तो ये जो बाकी 3 कंट्रीज़ बची, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, अब इन तीनों को क्या बोलेंगे हम, ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारे तीनों के बेसिक डिफरेंस, ठीक है। एक बार इनकी वो भी देख लेते हैं, मैं बताता हूँ। स्कॉटलैंड की कैपिटल क्या है हमारी, ईडन्सबर्ग है, ठीक है। नॉर्थन आयरलैंड जो यहाँ पे है, ऊपर वाला पार्ट है, उसकी हमारी है बेलफास्ट। जो नीचे वाला आयरलैंड है उसकी डबलिन कैपिटल है, जो लिखी हुई है, ठीक है। ऊपर है जो ये देखो ब्लू में है, ये जो ब्लू में है, ये हमारा नॉर्दर्न आयरलैंड है, जिसकी कैपिटल भी यहाँ लिखी हुई है बेलफास्ट, देखो ये रही बेलफास्ट लिखी हुई है यहाँ। उसके बाद वेल्स है, वेल्स जो कंट्री है उसकी कैपिटल है कार्डिफ, CARDIFF, कार्डिफ इसकी कैपिटल है वेल्स की, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा लंदन के बारे में, सिटी के बारे में बताया था। उसके बाद आपको डिफरेंस बताया मैंने बेसिक, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड के बारे में, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम इस सेकंड सिटी के ऊपर, जो कि है मैनचेस्टर, जो कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर ही है। अब देखो यहाँ पर लंदन के जस्ट ऊपर यहाँ पे मैंने मार्क की हुई है, एनसर्कल किया हुआ है मैनचेस्टर। अब मैनचेस्टर के आपको फुटबॉल क्लब्स भी बताऊंगे। अगर आप इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल फॉलो करते हैं तो बहुत फेमस फुटबॉल्स हैं इंग्लैंड के, जैसे लिवरपूल हो गया, मैनचेस्टर यूनाइटेड हो गया, मैनचेस्टर सिटी भी है, ठीक है। तो मैनचेस्टर के नाम से भी इंपॉर्टेंट क्लब्स हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स हैं जो कि इंग्लिश प्रीमियर लीग के हैं, जैसे न्यू कासल भी एक फुटबॉल क्लब है बहुत फेमस, मैनचेस्टर यूनाइटेड जिसके अंदर हमारा वेन रूनी था, या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड वो क्लब है फुटबॉल का जिसके अंदर पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो था, ठीक है। तो मैनचेस्टर सिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि फेमस क्यों है, इम्पोर्टेंट क्यों है। फेमस इसलिए है कि ये वर्ल्ड की कॉटन टेक्सटाइल बोली जाती है, कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस है ये वाली सिटी मैनचेस्टर, ठीक है। और हमारा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो इसी सिटी से स्टार्ट हुआ था। और कब हुआ था, 1760 के अंदर जो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो मैनचेस्टर से शुरू हुआ था। अब ये मैंने आपको इंडियन में भी बताया कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कौन सी है। अगर आपको नहीं भी पता तो प्लीज़ आप जाके देखिए, और मुझे अगर आप पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। उसके बाद इसको जो ये मैनचेस्टर है सिटी, इसको हम कैपिटल टेक्सटाइल ऑफ वर्ल्ड भी बोलते हैं। जो ये है हमारी, इसको कैपिटल टेक्सटाइल ऑफ वर्ल्ड भी बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सिटी ये होगी हमारी मैनचेस्टर, एक होगी हमारी लंदन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इटली के ऊपर, ये रहा हमारा इटली। इटली की एक कैपिटल पढ़ते हैं रोम के बारे में। रोम इटली की कैपिटल है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हमारा FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। आई रिपीट, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी अप्रॉक्स 1945 के अंदर 16 अक्टूबर को। और 16 अक्टूबर ही हमारा कैसे सेलिब्रेट करते हैं हम, वर्ल्ड फूड डे को ही सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं मैंने बता दिया, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को हमारी इस्टेब्लिश करी गई थी FAO, रोम के अंदर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए हम सेलिब्रेट भी वर्ल्ड फूड डे उसी दिन ही करते हैं। उसके बाद आते हैं हम वेटिकन सिटी के ऊपर। और वेटिकन सिटी क्या है, एक नेशन है। अब देखो ये रोम के जस्ट ऊपर लिखा हुआ वेटिकन सिटी, मैंने इंसर्कल किया हुआ वेटिकन सिटी, अब ध्यान से देखो। तो वेटिकन सिटी क्या है, ये एक अलग से एक नेशन है। इटली के अंदर ही एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक नेशन है। नेशन, मैं सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे कंट्री की बात कर रहा हूँ। तो एक कंट्री है, एक सेपरेट कंट्री है। तो और ये वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है। जब मैंने ओशिनिया में आपको बताया था कि ओशिनिया के अंदर मैं एक आइलैंड आपको करा रहा था जिसको नरू नाम था, NAURU कुछ ऐसा था। तो वो था हमारा वर्ल्ड का सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री। और मैंने बताया था कि यूरोप में, मैं आपको बताऊंगा कि यूरोप में हमारी एक वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है, तो वो है हमारी वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी इटली के अंदर लाई करती है, बीचों बीच, बीचों बीच तो नहीं पर हाँ बिल्कुल थोड़ा सा इधर वेस्टर्न साइड में, और यहाँ पे जस्ट रोम के ऊपर। तो ये वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना कि क्वेश्चन आपको घुमाकर भी ऐसे दिया जा सकता है कि जो वेटिकन सिटी है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, और जो हमारी नरू हमने कंट्री पढ़ी थी ओशिनिया के अंदर, वो हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है, तो आंसर होगा वेटिकन सिटी।
लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, तो वो होगी हमारी ओशिनिया कॉन्टिनेंट के अंदर, जो कि नरू होगी, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि ये सिर्फ पॉपुलेशन वाइज छोटी नहीं है, मतलब कि सिर्फ एरिया वाइज नहीं, पॉपुलेशन वाइज भी बहुत छोटी है। और ये इतनी छोटी है कि इसकी खुद की कोई आर्मी वगैरह है नहीं, तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इटली के ऊपर आती है। इटली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की लेके रखा है, और इसी की आर्मी इसमें डिप्लॉय कर रखी है। तो वेटिकन सिटी मेनली क्या है, एक रिलीजियस कंट्री। यहाँ पे जैसे पॉप हमारे जो रहते हैं, जो हमारे तो नहीं, तो जो क्रिश्चियनिटी के जो मेन लीडर है, जो रिलीजियस लीडर है, टॉप हेड है, उनको बोलते हैं पॉप, POPE। तो पॉप जो होते हैं वो वेटिकन सिटी के अंदर ही रहते हैं, तो उनकी पूरी प्रोटेक्शन वगैरह, और काफ़ी टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं वेटिकन सिटी के अंदर, ठीक है। तो वो हमारे पूरे वेटिकन सिटी के अंदर है। उसके बाद वेटिकन सिटी हमारा जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट है। अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट जो होती है, एक अलग से सेपरेट लिस्ट निकलती है, जो कि ब्यूटीफुल अट्रैक्शंस वर्ल्ड की हैं उनको, या फिर हेरिटेज साइट्स जितनी भी हैं उनको मार्क करता है। तो वेटिकन सिटी उसका एक पार्ट है, ठीक है, यूनेस्को लिस्ट का। उसके बाद आ जाते हैं हम इटली के अलग एक सिटी के बारे में पढ़ते हैं, जो है मिलान। अब मिलान, देखो ये रहा जस्ट ऊपर, ये है इटली और ये है मिलान। अब मिलान जो हमारी सिटी है, ये हम बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ इटली। अब जैसे मैंने मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बताया था, वैसे ही जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, तो इटली के अंदर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था वो कौन सी सिटी से आया था, मिलान सिटी से आया था। अब मिलान भी एक फ़ुटबॉल क्लब, आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ कि इटली के अंदर एक सिटी है मिलान, फुटबॉल क्लब भी है। और इम्पोर्टेंट किस लिए कि यहाँ से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इटली के अंदर शुरू हुआ था, जिसको बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ इटली, ठीक है। उसके बाद इटली में एक और इम्पॉर्टेंट है सिटी, जिसका नाम है वेनिस। ये देखो, जिसको राइट हैंड साइड में, ईस्टर्न साइड में आ जाओ, ये मार्क किया हुआ है वेनिस, VENICE। अब वेनिस क्या है, ये एक सिटी ऑफ कैनाल्स है, बहुत सारे कैनाल्स हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, सिटी ऑफ कैनाल्स, ठीक है। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने यहाँ टूरिस्ट जितने भी होते हैं वो जाके यहाँ पे काफ़ी सारे व्लॉग्स वगैरह भी बनाते हैं, तो बहुत ब्यूटीफुल है सिटी, और इसीलिए बोलते हैं इसको कि सिटी ऑफ कैनाल्स है। और वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज़ में से आती है ये वेनिस। बहुत टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ पे इसका। दूसरा इसका, अगर हम ब्यूटीफुल सिटी की बात करें, तो इंडिया की भी एक सिटी की बात कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं वेनिस ऑफ इंडिया। तो वेनिस क्या बोला जाता है, बहुत सुंदर जगह है पूरे वर्ल्ड में से, तो इसीलिए इंडिया को भी एक जगह है जिसको बोलते हैं वेनिस ऑफ इंडिया, जो कि कौन सी है, अलापुज़ा। अलापुज़ा कहाँ पे, हमारे केरला के अंदर है। स्पेलिंग में अलापुज़ा की रिपीट कर देता हूँ, आई गेस प्रोनाउंसिएशन आई एम नॉट श्योर, बट आई गेस अलापुज़ा ही बोलते हैं। स्पेलिंग है ALAPUZZAH। आई रिपीट, ALAPUZZAH, अलापुज़ा। अब वो हमारी केरला के अंदर है, बहुत सुंदर है, अगर आप नहीं गए तो आपको जाके देखना चाहिए। ये हमारी केरला के अंदर है। उसके बाद ओवरऑल अगर हम इटली की बात करें, इटली के वर्ल्ड में हाईएस्ट नंबर ऑफ हेरिटेज साइट्स हैं। जैसे वेटिकन सिटी को एक अलग नेशन है ये, तो इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मार्क किया हुआ है। तो इटली के अंदर ही, इटली इतनी ज़्यादा सुंदर कंट्री और इतना ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ पे, कि यहाँ पे टोटल 55 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स को मार्क किया हुआ है UN ने, ठीक है। चाइना की भी आई गेस 55 है, चाइना की भी यूनेस्को साइट्स 55 है, इटली की भी 55 है, ठीक है। इंडिया की हमारी कितनी है, इंडिया की हमारी 38 यूनेस्को साइट्स हैं टोटल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन के देखो, ये रही बहुत बड़ी कंट्री है, ये वाली। अब यूक्रेन की कैपिटल क्या आता है, केव, KIEV, केव। अब ये इसकी कैपिटल है, और ये कौन सी एक रिवर के ऊपर लाई करती है, एक रिवर यहाँ से गुजरती है, देखो लिखा भी है यहाँ पे छोटा सा, नाइपर, DNIPPER। इस रिवर से ये पास करती है, इस रिवर पे लाई करती है, और सेकेंड लार्जेस्ट नेशन है यूरोप का यूक्रेन, ठीक है। और सबसे लार्जेस्ट कौन सा, ऑब्वियसली रशिया ही है, आपको दिख भी रहा होगा साइड में इतना बड़ा, ये रशिया लार्जेस्ट है। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री कौन सी, हमारी यूक्रेन है, ठीक है। और थर्ड लार्जेस्ट की बात करें तो हमारी फ्रांस है, ठीक है। फर्स्ट होगी रशिया, फिर यूक्रेन, फिर एरिया वाइज फ्रांस, ठीक है। उसके बाद मैड्रिड के ऊपर आ जाते हैं। मैड्रिड क्या है, हमारी स्पेन, ये देखो ये रहा बिल्कुल वेस्टर्न साइड में आ जाओ, वेस्टर्न में ये स्पेन कंट्री है, स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। अब ये इसमें भी बहुत सारे फुटबॉल क्लब्स और बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं।
ठीक है। मैड्रिड के अंदर इम्पोर्टेंट क्या है कि सबसे पहले कैपिटल ऑफ स्पेन है ये। उसके बाद यहाँ पे फेमस क्या है, टोमाटीना फेस्टिवल भी फेमस है काफ़ी। इसको बोला जाता है ला टोमाटीना फेस्टिवल, जो कि आपने ज़िंदगी ना मिलेगी वो दोबारा हमारी जो बॉलीवुड की मूवी है उसके अंदर भी देखा होगा, जो टमाटोज मैशअप करके एक दूसरे के ऊपर मारते हैं। तो प्रॉपर एक एक्चुअल फेस्टिवल है वहाँ पे जो सेलिब्रेट किया जाता है मैड्रिड के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है मैड्रिड से रिलेटेड, कि मैड्रिड के अंदर दो ट्रिटी साइन हुई थी। एक 1996 में साइन हुई थी और एक 1891 के अंदर साइन हुई थी। अब मैड्रिड मैड्रिड ट्रिटी कौन कौन सी थी, जो 1896 में आई थी उसको साइन किया गया था 1989 के अंदर। 1989 के अंदर साइन किया गया किस चीज़ के लिए, ओजोन प्रोटेक्शन के लिए। जो हमारी ओजोन लेयर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे मैड्रिड के अंदर एक मैड्रिड ट्रीटी साइन करी 1989 के अंदर, ठीक है। और ठीक 7 साल बाद वो इफेक्ट में आई, उसने काम करना शुरू कर दिया। जो ट्रीटी तो साइन हुई 1989 के अंदर, और 7 साल बाद 1996 में उसको इफेक्ट में लाया गया। उसके बाद 1891 में, यानी कि एक सेंचुरी ऑलमोस्ट पहले, 1891 के अंदर भी मैड्रिड ट्रीटी साइन हुई थी, जो कि किसके ऊपर हुई थी, वो हुई थी आईपीआर के ऊपर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड भी यहाँ पे साइन हुई थी। तो मैड्रिड के अंदर आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, दो ट्रीटी साइन हुई थी, एक 1989 के अंदर जो कि थी ओजोन लेयर से रिलेटेड, और दूसरी थी मैड्रिड ट्रीटी जो कि एक सेंचुरी पहले, 100 साल से भी ज़्यादा पहले, 1891 के अंदर, जो कि थी आईपीआर के ऊपर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर, ठीक है। तो ये दो चीज़ें साइन हुई थी इस सिटी के अंदर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पोर्टुगल कंट्री के अंदर, और जिसकी कैपिटल है लिस्बन। लिस्बन कैपिटल के ऊपर आ जाते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट सिटी है। ये सिटी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस सिटी के ऊपर लाई करती है हमारी एक रिवर जिसका नाम है टैगोस रिवर, TAGUS, टैगस रिवर, ठीक है। भाई किसी फिजिकल मैप में मैं शो करता हूँ, शायद दिया हो। नहीं, फिजिकल मैप में प्रॉपरली नहीं गिवन है। तो लिस्बन के अंदर आ जाते हैं हमारी टैगस रिवर। ये आपको आपको ध्यान रखना है, अगर आप नोट डाउन कर सकते हैं कहीं पे, कि हमारी कौन सी रिवर के ऊपर लाई करती है, टैगस रिवर के ऊपर, TAGUS, टैगस रिवर। उसके बाद यहाँ पे जो पोटैटो की कल्टीवेशन है यहाँ पे शुरू की गई थी, जो कि पोर्तुगल में शुरू हुई थी। पोर्तुगल के अंदर कहाँ पे, लिस्बन के अंदर कहाँ पे पोटैटो की कल्टीवेशन स्टार्ट की थी, ठीक है। और कौन से पोटैटो की स्पेसिफिकली बात करूँ तो इंडिया पोटैटो की कल्टीवेशन शुरू हुई थी, इंडियन पोटैटो की, ठीक है। क्योंकि क्या करते थे लोग पोर्तुगल से जैसे हमारे इंडिया में आते थे और वहाँ से उठा के यहाँ पे आके उसका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, कल्टीवेशन वगैरह उनकी चालू कर दी थी हमारे इंडिया का, इंडिया से लेके आके। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं माल्टा के ऊपर, माल्टा कंट्री के ऊपर। अब माल्टा देखो, ये रही सबसे पहले कंट्री के लोकेशन में शो कर देता हूँ। ये देखो जस्ट इटली के नीचे एक छोटा सा आइलैंड नेशन है, यह है माल्टा। अब माल्टा की कैपिटल है वोलेटा, VALLETA, वोलेटा, ठीक है। और वोलेटा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सबसे पहले तो ये मेडिटेरियन सी पे लाई करता है, मेडिटेरियन सी है ये रहा। और यहाँ पे एक छोटा सा एक आइलैंड नेशन है जिसका नाम है माल्टा। माल्टा की कैपिटल है वोलेटा, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल काफ़ी अच्छी होती है, अल्कोहल काफ़ी अच्छे से प्रोड्यूस किया जाता है यहाँ पे। और एक कपल्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट तो क्या बोलूँगा, कपल्स के लिए काफ़ी अच्छी डेस्टिनेशन है फॉर हनीमून स्पॉट वगैरह, लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं फ्रांस के ऊपर। फ्रांस के अंदर हमारी एक लास्ट सिटी डिस्कस कर रहे हैं जो कि है शैम्पेन सिटी। शैम्पेन एक सिटी है जिसका, जैसे आपने शैम्पेन जो वाइन का नाम सुना होगा, वो इसी के अंदर आता है। वो फ्रांस के अंदर एक सिटी है जिसका नाम है शैम्पेन, और उसी सिटी के अंदर वो वाइन को बनाया जाता है, उसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो होती है। और तो इस सिटी में फेमस क्या है कि इस सिटी में कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स होती है, उसी की वजह से वो वाइन बनाई जाती है जिसका नाम रख दिया गया है शैम्पेन, और वो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस भी है, ठीक है। जो सिटी कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स है उसको बोलते हैं हम विटीकल्चर। विटीकल्चर क्या होती है, गार्डन ऑफ ग्रेप्स होते हैं, वाइन यार्ड्स भी बोलते हैं जिनको, ठीक है। उसके बाद फेमस फॉर स्पार्कलिंग वाइन के लिए भी काफ़ी फेमस है ये सिटी, ठीक है। एक तो शैम्पेन हो गई और एक स्पार्कलिंग वाइन। उसके बाद ये हो गई हमारी सारी यूरोप की सिटीज़।
ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। अब हमने रिवर्स कर लिए, माउंटेन्स कर लिए, सिटीज़ कर लिए। लास्ट हम आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ यूरोप। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ यूरोप, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेंगे जो हम एग्ज़ाम्स में कभी कभार पूछ लिए जाती हैं, जो कि हम हर कॉन्टिनेंट के अंदर करते ही करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे बाल्कन नेशन के ऊपर। एक बाल्कन रीजन भी बोला जाता है यूरोप के अंदर। अब वो कौन सा बोला जाता है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो हमारा एड्रियाटिक सी और ब्लैक सी, ये देखो, ये रहा हमारा ब्लैक सी और ये रहा हमारा एड्रियाटिक सी। इटली के जस्ट ऊपर है हमारा एड्रियाटिक सी। अब ये एड्रियाटिक सी और ब्लैक सी के बीच में कुछ कंट्रीज आती हैं जो कि बहुत क्लोजली पैक्ड होती हैं। बहुत क्लोजली पैक्ड छोटी छोटी कंट्रीज हैं, कुछ बड़ी भी हैं। इन सारी कंट्रीज को जो बीच में आती है इनको बोलते हैं हम बाल्कन रीजन। BALKAN, बाल्कन रीजन। अब कौन कौन सी कंट्रीज हैं? टोटल 8 कंट्रीज हैं यहाँ पे, जो कि मैं स्पेसिफिकली आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले जो कंट्री है वो है अल्बेनिया। एक सेकेंड मैं शो कर देता हूँ, ये देखो, ये रही हमारी अल्बेनिया। अल्बेनिया के बाद आती है हमारी ग्रीस, जो कि ये रही। ग्रीस की कैपिटल क्या है? एथेंस। ग्रीस हमारी ये वाली कंट्री है। उसके बाद आती है हमारी मैसिडोनिया। मैसिडोनिया ग्रीस से जस्ट ऊपर। उसके बाद आती है हमारी बुल्गारिया, इसके राइट में, ये रही बुल्गारिया। उसके ऊपर आती है रोमेनिया। रोमेनिया बाल्कन रीजन का पार्ट, बाल्कन रीजन का पार्ट। उसके बाद आती है हमारी सर्बिया, ये रही हमारी सर्बिया, रोमेनिया के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे, ईस्ट में सर्बिया। उसके बाद हम आती है हमारे मोंटेनीग्रो। मोंटेनीग्रो जस्ट ये ब्लू ब्लू छोटी सी कंट्री देख रहे हो अल्बेनिया के ऊपर, मोंटेनीग्रो ये कंट्री है छोटी सी। और लास्ट जो कंट्री आती है वो आती है मोंटेनीग्रो के ऊपर, बोस्निया एंड हर्जेगोविया। हर्जेगोविना, हर्जेगोविना, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, ये हमारी अलग से एक सेपरेट कंट्री है। ये सारे जिनको हम बोलते हैं बाल्कन रीजन। इन आठों कंट्रीज़ को क्या बोलते हैं हम? बाल्कन रीजन। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी ये है कि हमारे जो एशियन जो कंट्री है, जो कि टर्की है, टर्की की एक सिटी है इस्तांबुल, देखो लिखा भी हुआ है इस्तांबुल। अब इस्तांबुल को भी बाल्कन रीजन का पार्ट माना गया है, मानते हैं, इंक्लूड किया जाता है। तो इस्तांबुल भी किस पार्ट में आता है? बाल्कन रीजन में ही आता है। लेकिन है वैसे वो एशिया कंट्री का, एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट, ठीक है, टर्की कैपिटल का हिस्सा। और टर्की कहाँ आता है? हमारा एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या क्या पता होनी चाहिए कि जैसे पोलैंड और जर्मनी, जैसे ये रही हमारी कंट्री पोलैंड और ये रही हमारी कंट्री जर्मनी। अब इन दोनों को हम कनेक्ट करते हैं एक सेपरेट लाइन से, जिसका नाम रखा है हिंडरबर्ग। अब इसमें बीच में जो लाइन है, इस लाइन को नाम दे दिया गया है हिंडरबर्ग, HINDER, हिंडरबर्ग, BURG, ठीक है, इसको बोलते हैं हिंडरबर्ग। अब इन दोनों को सेपरेट करती है कंट्रीज को कौन सी लाइन? हिंडरबर्ग। उसके सिमिलरली ऐसे ही लाइन सेपरेट करती है फ्रांस और जर्मनी को। फ्रांस और जर्मनी को भी सेपरेट करती है एक लाइन, जिसका नाम दे दिया गया है मैगिनॉट लाइन। मैगिनॉट, MAGINOT, मैगिनॉट लाइन, ठीक है। एक होगी है हिंडरबर्ग और एक होगी मैगिनॉट, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे हमारी स्टेट होती है जो दो वाटर बॉडीज़ को ज्वाइन करता है। तो जैसे एक नॉर्थ सी है, ये हमारा नॉर्थ सी है, और यहाँ पे हमारा है बाल्टिक सी, नहीं सॉरी, नॉर्थ सी। एक है हमारा नॉर्थ सी और दूसरा हमारा इंग्लिश चैनल, जो जस्ट फ्रांस के ऊपर है। तो नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को एक स्ट्रेट बीच में पड़ता है, जिस स्ट्रेट को नाम दे दिया गया है डोवर स्ट्रेट, DOVER। अब ये डोवर स्ट्रेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो प्लीज़ इसको नोट डाउन ज़रूर कर लेना। डोवर स्ट्रेट, स्ट्रेट तो ऑलमोस्ट आप सारे ही प्लीज़, स्ट्रेट हो गया, जैसे इंग्लिश चैनल हो गया, बेसिक बेसिक जो सीज वगैरह है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो स्ट्रेट तो डेफिनेटली कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है डोवर स्ट्रेट, DOVER, जो कि कनेक्ट करता है इंग्लिश चैनल को और नॉर्थ सी। ये रहा इंग्लिश चैनल और ये रहा हमारा नॉर्थ सी, इन तीनों को कनेक्ट करता है डोवर स्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कील कैनाल, कील कैनाल के ऊपर, KIEL, इस कैनाल को, ये कैनाल क्या करता है? कनेक्ट करता है नॉर्थ सी को बाल्टिक सी के साथ। जैसे ये नॉर्थ सी है और ये हमारा बाल्टिक सी, इन दोनों को कनेक्ट करता है कील कैनाल, KIEL, कील कैनाल। और ये कील जो कैनाल है ये किसके अथॉरिटी के अंदर आता है? ये डेनमार्क की अथॉरिटी के अंदर आता है। ये भी डेनमार्क हमारे इसी के अथॉरिटी है इस कैनाल के ऊपर। उसके बाद कुछ वैसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए कि सबसे रोमांटिक कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है पूरे यूरोप को। टूरिज़्म काफ़ी हाई है और मोस्टली जो यूरोप की जो
जो आपको एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं या इनकम बोल सकते हैं, सॉरी, इनकम जो है, इनकम और टूरिज़्म से ही सबसे ज़्यादा जनरेट होती है मोस्टली कंट्रीज़ की, ठीक है। जैसे इटली की तो खासकर, लेकिन जैसे अभी कोविड-19 हो गया था, कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पे टूरिज़्म बहुत ख़त्म हो गया था। तो इसकी वजह से काफ़ी कंट्रीज़ लोगों ने तो आना टूरिज़्म एकदम बंद कर दिया था। तो यहाँ पे इनकी इकोनॉमी पे काफ़ी हैवी इम्पैक्ट भी पड़ा था, क्योंकि मोस्टली डिपेंडेंट करते हैं कुछ कंट्रीज़ कंप्लीटली ऑन टूरिज़्म। टूरिज़्म से काफ़ी हैवी इनकम इनकी जनरेट होती है। तो आपको पता होगा कि कुछ ऐसी अब जैसे कोविड-19 की वजह से क्या सिनेरियो है कि कुछ ऐसी यूरोप की कंट्रीज़ है जो कि पे कर रही हैं। अगर आप वहाँ पे जाओगे तो वो आपको स्पेशली पैसे देंगे, आपको पे करेंगे उनकी कंट्रीज़ में आने के लिए। तो ये बस एक स्ट्रैटेजी है टू इम्प्रूव टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए वो ये सब कर रहे हैं कि कुछ कंट्रीज़ है, आप वहाँ पे जाओगे तो आपको पैसे मिलेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, पर हाँ, थोड़े देते हैं वो लोग। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि यूरोप इज़ एन एग्जांपल ऑफ पेनिनसुलर कॉन्टिनेंट, एक पेनिनसुलर कॉन्टिनेंट का एग्जांपल है, और मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए। रिवर्स हो गए हैं, माउंटेन्स हो गए, इंपॉर्टेंट सिटीज़ कर ली हैं। तो ये हमारा पूरा यूरोप बहुत अच्छे से कवर हो गया, बहुत डिटेल में कवर हो गया। तो इससे रिलेटेड अगर आप एग्ज़ाम में कुछ भी आता है तो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब टू द चैनल। और बाकी कॉन्टिनेंट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखें। सारे कॉन्टिनेंट्स ऑलमोस्ट हो गए हैं। बस अब इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी के तो कॉन्टिनेंट्स ऑलमोस्ट हो गए सारे। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम इंडियन ज्योग्राफी नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, और एक एक टॉपिक सेपरेटली पढ़ेंगे। तो आई होप ये पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेशन आपको समझ में आया हो। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं, और आप कुछ भी सजेशन देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। So till then, take care, have a nice day, and bye bye.